स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का साइंस जो है देख रहे थे। 2025 का PYQ हम लोग देख रहे थे और 2025 का जो PYQ है उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और ये लास्ट जो है हमारा आज जो वेरी शॉर्ट है बायोलॉजी वाला भाग का सेक्शन बी का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसका हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े थे वेरी शॉर्ट में और 4 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे और उसके बाद 2 लॉन्ग और बचेगा जो एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद साइंस का एक जो है आपका PYQ पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, 2025 का ये PYQ है। अब देखिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो CBSE के स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड में आए हैं उनको प्रॉब्लम होता है। इसकी इंग्लिश मीडियम में भी है तो पहले हिंदी मीडियम देखेंगे फिर इंग्लिश मीडियम। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21, 22, 23, 24 पिछले लेक्चर में पढ़े थे और आज हम लोग 25, 26, 27 और 28 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में आप समझिए कि ये नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में जो पाया जाता है उसे ही हम लोग तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। तो हमारे यानी मानव शरीर में कुल अगर देखा जाए तो 8 तंत्र पाए जाते हैं और 8 तंत्र जो पाए जाते हैं उसमें आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उसके बाद आपको उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद प्रजनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, उसके बाद ये सब मिला करके और लास्ट ये तंत्रिका तंत्र, ये कुल मिला करके आपका देखा जाए तो 8 तंत्र है और 8 तंत्र जो है वह संयुक्त रूप से हमारे शरीर के विभिन्न जो प्रक्रियाएं होती है उसको करती है। तो उसमें से जो तंत्रिका तंत्र है, एक जो नर्वस सिस्टम है, इसका क्या कार्य है इसको हमें देखना है। तो तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर हम स्टार देकर इसको लिखे हैं, आप भी स्टार देकर लिख सकते हैं और इसको पॉइंट भी A-B करके भी लिख सकते हैं, क ख भी करके लिख सकते हैं हिंदी मीडियम में और फर्स्ट सेकंड करके भी पॉइंट दे सकते हैं। तो तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये शरीर के सभी अंगों यानी हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, वे सभी अंग कुछ न कुछ अपना क्रियाएं करती है और उन क्रियाओं का जो कोऑर्डिनेशन है, तालमेल जो है, समन्वय का मतलब तालमेल और एक कंट्रोल वे में एक नियंत्रण का जो कार्य है ये करता है। यानी तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, तालमेल स्थापित करता है और एक नियंत्रित वे में सभी अंगों को क्रियाएं करने देता है, नियंत्रण से आगे नहीं बढ़ने देता है ये, तथा हमें बाहरी वातावरण के परिवर्तनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। और जो बाहर के वातावरण है, जो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, तो उसमें जो भी परिवर्तन जो होता है, उसमें जो चेंजिंग होता है, उसके प्रति तुरंत जो है रिएक्शन देने में हमारे शरीर को ये मदद करता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो देखिए 2 कार्य मुख्य रूप से हुआ कि शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण, और दूसरा कार्य हो गया कि बाहरी जो वातावरण है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति तुरंत प्रतिक्रिया, क्विक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हुए और कोई आपको चुपके से सुई चुभो दे, तो आप तुरंत जो है क्या होता है कि आप रिएक्शन देते हैं उसका, जो आपको दर्द होता है सुई चुभने का तो तुरंत रिएक्शन देते हैं। तो ये तुरंत रिएक्शन किसके वजह से देते हैं, ये तंत्रिका तंत्र का जो जाल हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इस तंत्रिका तंत्र के वजह से हम तुरंत जो है प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शन देते हैं। तो इस तरह से पहला कार्य ये हो गया। दूसरा,
यह सोचने, समझने, स्मरण रखने, संवेदना में क्या आ जाएगा, सेंसेशन में, जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, गंध को ग्रहण करने, इन सारी चीज़ों को ग्रहण करने और उचित उत्तर प्रतिक्रिया दिलाने का कार्य करता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट कार्य करता है कि हम जो अपने मन में कोई बात सोचते हैं, तो जिस किसी भी परिप्रेक्ष्य में हम सोचें, तो इस सोचने में हमें कौन मदद करता है, ये तंत्रिका तंत्र के वजह से ही हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं किसी विषय को हम जो स्मरण रख पाते हैं, याद रख पाते हैं, ये भी तंत्रिका तंत्र के कारण। और कुछ जो संवेदना होती है, जैसे हम किसी चीज़ को देखें और देखने के बाद हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये भी आपको तय करने में तंत्रिका तंत्र ही मदद करता है। सुनने के बाद जैसे कोई गाली दे दिया आपको, तो गाली देने के बाद तुरंत आप उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये क्या, हमको कोई अच्छी बात कहा तो आप उसको धन्यवाद देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में जो तैयार होता है कि किसको धन्यवाद देना है या किसको गाली देना है, तो इसमें हमें ये तंत्रिका तंत्र के वजह से ही ऐसा डिसीजन लेते हैं। स्पर्श हो गया, स्वाद हो गया, गंध हो गया, इन सारी चीज़ों को हम ग्रहण करने और उसका क्या रिएक्शन होगा, उसकी जो उचित उत्तर होगा, जो प्रतिक्रिया होगा, ये दिलाने का कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। तो तंत्रिका तंत्र के जो कार्य है, इसके कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके इंग्लिश मीडियम को देख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए इसको, द वर्क्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर फॉलोइंग। नर्वस सिस्टम के निम्नलिखित कार्य होते हैं। हिंदी मीडियम में हम लोगों ने देखा है कि देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 8 अंग तंत्र पाए जाते हैं। तो 8 जो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, उसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसके बाद आपको नर्वस सिस्टम हो गया, यानी स्केलेटन सिस्टम हो गया। टोटल मिला करके अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में 8 सिस्टम पाए जाते हैं, 8 सिस्टम पाए जाते हैं। उसमें से नर्वस सिस्टम जो है उसके वर्क को हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर कार्य रहता तो फिर सांस लेने और फेफड़ा से रिलेटेड जो वर्क है उसके बारे में हम लोग पढ़ते। तो देखिए द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स। हमारे शरीर के सभी अंगों की जो एक्टिविटीज है, जो ऑल बॉडी ऑर्गन्स, यानी हमारे शरीर के भीतर के सभी अंगों के जो क्रियाकलाप है, उनके जो एक्टिविटी है, उसको यह नियंत्रण और उसमें समन्वय का काम करता है, उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट्स करता है, तालमेल बनाता है। एंड हेल्प्स द बॉडी रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। और बाहरी वातावरण जो होता है, तो उसमें उसके प्रति बहुत जल्दी, यानी तुरंत जो है क्या हमें प्रतिक्रिया देना है, इसके लिए हमारे बॉडी को क्या करता है, ये मदद करता है। जैसे बाहरी वातावरण में हमने बताया कि एक सुई चुभने का जो घटना बताया, तो उसके हिसाब से ये क्विक रिएक्शन देता है और उसके हिसाब से बॉडी अपने आप को क्या करता है, बॉडी अपने आप को चेंज कर लेता है। तो इस तरह से देखिए, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। यह सोचने की जो शक्ति है हमारे अंदर, ये नर्वस सिस्टम के वजह से। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, किसी भी विषय वस्तु को समझने की जो शक्ति हमारे अंदर है, ये भी नर्वस सिस्टम के वजह से। उसके बाद मेमोरी, स्मरण शक्ति, हम किसी विषय वस्तु को जो याद रख पाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं को अपने जीवन से जुड़ी हुई जो याद रख पाते हैं, ये भी नर्वस सिस्टम के वजह से होता है। रिसीविंग सेंसेशंस, और हम संवेदनाएं प्राप्त करते हैं, जैसे साइट, दृष्टि हो गया, किसी को देखने के बाद हमें क्या रिएक्शन देना है। हियरिंग, कोई बात सुनकर हमको क्या रिएक्शन देना है। टच, किसी प्रकार का कोई स्पर्श जो होता है, उसके प्रति हमें क्या रिएक्शन देना है। टेस्ट, स्वाद के प्रति रिएक्शन, जैसे आपको खाना खा रहे हैं और आपको अगर मान लीजिए कि
बहुत तीखा सब्जी मिल जाए या आपको मिर्च जो है बहुत तीखा अगर मुंह में आ जाए तो तुरंत आप रिएक्शन देते हैं। और ये रिएक्शन जो देते हैं टेस्ट के प्रति, तो क्या होता है, और बहुत ज़्यादा कोई चीज़ टेस्टी लगता है तो फिर आप कितना कूल महसूस करते हैं, तो ये सब जो महसूस करते हैं ये नर्वस सिस्टम की वजह से करते हैं। स्मेल, कौन सा सुगंध अच्छा है या बुरा है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसके हिसाब से हम लोग रिएक्शन, जैसे गंदे चीज़ पर जाते हैं तो नाक बंद कर लिए, तो नाक बंद क्यों किए, क्योंकि उसका स्मेल हमें गंदा लगा, तो हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है तुरंत हमको रिएक्ट करने का सजेशन दिया कि भाई नाक को बंद करो, और हम बंद कर लेते हैं उसको। और अगर खुशबूदार चीज़ है तो फिर हम लोग उसका बहुत अच्छी तरह से उसकी खुशबू लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन सजेस्ट करता है हमें कि क्या करना है, कब हमें नाक बंद करना और कब हमें खुला नाक से चलना है, तो ये आपको तय करता है नर्वस सिस्टम। एंड देन प्रोड्यूसिंग सुटेबल रिस्पॉन्सेस, तो इन सारी चीज़ों का जो उचित उत्तर है ये जो है क्या करता है कि ये प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखे। आंसर देखिए इसका हिंदी मीडियम में, मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के नाम निम्नलिखित है। इसमें एड्स है। एड्स जो है आपको लैंगिक संचारित रोग है। उसके बाद सिफिलिस, ये भी आपको लैंगिक संचारित रोग है। उसके बाद गोनोरिया। तो इस तरह से आप याद रखिए, एड्स, सिफिलिस एंड गोनोरिया ये जो है कॉमन लैंगिक संचारित रोग है। ये लगभग समझिए कि किसी प्रकार का जो असुरक्षित यौन संबंध वगैरह होता है, इसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया ये सब जो टाइप का जो डिजीज है ये डिजीज हो जाती है। इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। द कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन ह्यूमंस आर फॉलोइंग। उसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, एड्स, उसके बाद सिफिलिस, उसके बाद गोनोरिया। एड्स, सिफिलिस एंड गोनोरिया आर कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन ह्यूमंस, यानी मानव में ये एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया ये सामान्य लैंगिक संचारित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। समजात अंग और समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देखिए, समजात अंग, इसमें ऐसे अंग जो आकृति और मूल संरचना में समान हो पर अलग अलग कार्य कर सकते हो, उन्हें समजात अंग कहते हैं। उदाहरण, मानव का अग्रबाहु, आगे वाला बांह, और पक्षियों का पंख संरचना में समान होते हैं। अगर पक्षियों का पंख देखा जाए और मनुष्य का जो बांह का आगे वाला जो भाग है, इस अग्रबाहु को अगर हम लोग देखा जाए, इस वाले पार्ट को, तो दोनों समान होता है पर कार्य अलग अलग होता है। यानी पक्षी इस पंख के सहायता से उड़ान भरता है और मानव जो है अपने अग्रबाहु का प्रयोग करके वह क्या करता है, उड़ान नहीं भरता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे अंग जो आकृति और मूल संरचना में समान हो पर अलग अलग कार्य कर सकते हो, उन्हें समजात अंग कहते हैं। उदाहरण, मानव का अग्रबाहु और पक्षियों का पंख संरचना में समान परंतु कार्य अलग। नेक्स्ट देखिए, समरूप अंग। समरूप अंग, ऐसे अंग जो कार्य में समान हो पर उनकी संरचना और उत्पत्ति भिन्न हो। देखिए, बनावट भी भिन्न है और उसकी उत्पत्ति भी भिन्न है, दोनों भिन्न है लेकिन कार्य एक जैसा कर रहा है, उन्हें समरूप अंग कहते हैं।
ऐसे अंग जो कार्य में समान हो पर उनकी संरचना और उत्पत्ति भिन्न हो उन्हें समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण दिया है जैसे पक्षियों के पंख और कीटों के पंख, दोनों के जो पंख है उनकी संरचना और उत्पत्ति अलग अलग है। पक्षियों के पंख की बनावट और कीटों के पंख की बनावट अलग अलग है, लेकिन दोनों उड़ने के लिए पर संरचना अलग अलग। देखिए ये संरचना अलग है, बनावट अलग अलग है पक्षियों के पंख का और कीटों के पंख का, लेकिन दोनों जो है अपने पंखों का उपयोग उड़ने के लिए करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे अंग जो कार्य में समान हो पर उनकी संरचना और उत्पत्ति भिन्न हो उन्हें समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण में हम लोग देखें, पक्षियों के पंख और कीटों के पंख दोनों उड़ने के लिए क्या करते हैं, दोनों उड़ने के लिए होते हैं पर संरचना इनके अलग अलग होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स समजात अंग, ये समरूप अंग नहीं, ऊपर वाला होमोलोगस ऑर्गन्स समजात अंग। इंग्लिश मीडियम में इसको देख लीजिए, ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। यानी हम कह सकते हैं कि वैसे अंग जिसका जो आधारभूत संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वह क्या होता है, सिमिलर होता है, एक जैसे होते हैं, बट में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन वे अलग अलग कार्यों को करते हैं, आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। ये होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर देखे हैं मानव का अग्रबाहु, यानी हम कह सकते हैं कि आगे वाला जो आर्म्स है, ह्यूमन आर्म्स है वो, या फिर हम जो वो पक्षियों के पंख, एनालोगस ऑर्गन्स, समरूप अंग। ये समरूप अंग ऑर्गन्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, वैसे अंग जो समान कार्यों को करते हैं, एक जैसे कार्यों को करते हैं, बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, लेकिन वह अपने उत्पत्ति और बनावट में अलग अलग होते हैं, और कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन्स, ये समरूप अंग कहलाते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज 28 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या होगा यदि हम एक कोशी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? क्या होगा यदि हम एक कोशी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? आंसर देखिए इसका, यदि किसी खाद्य श्रृंखला के एक कोशी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए तो उस स्तर के पहले और बाद वाले सभी स्तरों में संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोशी स्तर, जैसे जंगल में ही हम अगर ले लेते हैं कि जंगल में कुछ शाकाहारी जानवर होते हैं और शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों को खाते हैं, तो प्रथम जो कोशी स्तर का जीव हुआ वो शाकाहारी जानवर हुआ, और शाकाहारी जानवरों को कोई मांसाहारी जानवर खाता है, तो एक बात आप बताइए कि प्रथम कोशी स्तर का जो जीव है उससे शाकाहारी जीवों को समाप्त कर दे तो फिर क्या होगा? जो मांसाहारी जीव है वो शाकाहारी जीव को खाते हैं, तो फिर उनके बीच जो एक संतुलन जो है, उनकी संख्या जो है वो बिगड़ जाएगी और एक दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और पूरी खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है, ये खाद्य जाल प्रभावित हो जाएगा। ये जो फूड चेन है ये पूरी तरह से इफेक्टेड हो जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरा देखिए, उस स्तर पर निर्भर जीव भोजन के अभाव में मरने लगेंगे और जिन पर वह निर्भर थे उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ सकती है। जिन पर वे निर्भर थे उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप बकरी की बात ले लीजिए, तो बकरी खाएगा किसको? तो पौधों को खाएगा, पौधों को खाएगा। तो अगर बकरी का ही अस्तित्व समाप्त हो जाए, ये पहला कोशी स्तर हो गया, तो इस जिसको खा रहा है ये पूरा जंगल ही जंगल हो जाएगा, इसकी संख्या बढ़ जाएगी, अत्यधिक बढ़ सकती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन नष्ट हो जाएगा। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपने देखा कि एक क्या होगा यदि हम
एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे, तो आपने देखा कि क्या होगा। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम में इसका, इफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉपिक इवी क्या है, ये इवी लरेन मूव्ड, इसको बोलिए इविलर, इविलर क्या, इविलरेरे, इस डबल हो गया, इविलर रिमूव्ड, इसको रिमूव्ड, अलग 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 इसको करना था। ये इवेलर रिमूव्ड यानी इवेलर रिमूव्ड इफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉपिक इवेलर रिमूव्ड, यानी कहने का मतलब कि एक पारिस्थितिक तंत्र के एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को अगर समाप्त कर दिया जाए, इस पर है कि यदि सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए, एक ट्रॉपिक लेवल का जो जीव होते हैं, ये वाला जो लिखा गया है इसको ही पूरा कट कर दीजिए, ये वाला पूरा ट्रॉपिक लेवल इसको कर दीजिए लेवल, ये एक मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, लेवल कर दीजिए इसको। इफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल रिमूव्ड, यदि एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को रिमूव कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, द बैलेंस बिटवीन द प्रीवियस, तो जो पूर्व का कोशीय स्तर है, एंड द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स, और जो अगला जो ट्रैफिक लेवल है, अगला जो कोशीय स्तर है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड द होल फूड, और समूचा जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, और जो फूड वेब है, खाद्य जाल है, गेट इफेक्टेड, वह प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखिए, ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन दैट लेवल, अब उस कोशीय स्तर पर जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव डिपेंडेंट होगा, निर्भर होगा, में डाई, वो मरने लगेंगे ड्यू टू लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी के कारण, क्योंकि आप उसको रिमूव कर दिया, हटा दिए, एंड द ऑर्गेनिज्म ऑन व्हिच दैट लेवल वाज फीडिंग, और जीव उस लेवल पर जिसे खा रहा था वो में इंक्रीज एबनॉर्मली, वह क्या होगा, असंतुलित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड डिस्ट्रॉइंग इकोसिस्टम बैलेंस, और वह पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को डिस्टर्ब कर देगा। तो इस तरह से आपने क्लास 10th के साइंस का 2025 का जो लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये समाप्त हो गया। अब ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजी में होंगे, उसको एक लेक्चर में हम समाप्त करके आपका 2025 का जो साइंस है वो कम्प्लीटली आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।